हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं, मतलब लगभग हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में बहुत ही शानदार सवाल रखे गए हैं जो आपके हिंदी साहित्य से भी लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम और ऑप्शन डी मातृभूम। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा किसमें रा व्यंजन नहीं है। तो आप देखेंगे मात्र में भी रा व्यंजन है, ठीक है, मूर्धा में भी रा व्यंजन है, क्रम में भी रा लगा हुआ है, लेकिन ये जो आपका मातृभूमि है ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका रा नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद नहीं होता है तो ऑप्शन सुनिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखो, एक तो आपका व्यक्तिवाचक दिया है, जातिवाचक दिया है, भाववाचक दिया है। ये निजवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये आपका सर्वनाम का भेद है। किसका है? सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो हमने कहा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 3 तो आपने देखा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक होता है समूहवाचक और एक होता है आपका द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। बात समझ में आ रही है? तो संज्ञा के 5 भेद सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निजवाचक। क्या होगा भैया? निजवाचक। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हम लोग देखेंगे हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन आप लोग जब संस्कृत में पढ़ते हो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अंग्रेजी और हिंदी में 2 ही होते हैं, उसमें सिंगुलर प्लूरल होता है, इसमें आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पुल्लिंग शब्द जो है वो वचन है। वचन क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी हानि, प्यास, बचत सब स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पुल्लिंग शब्द क्लियर हो गया, वचन आपका यहाँ से क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है प्रत्येक, ऑप्शन सी है दर्शन और ऑप्शन डी है मुनि। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे दर्शन शब्द जो है, क्या है? दर्शन शब्द जो है वो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। बाकी आप देखेंगे घर, प्रत्येक, मुनि, ये सब आपके सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द नहीं हैं। ये सब आपके एक वचन शब्द हैं। क्या है? एक वचन शब्द हैं। अगर मैं बात करूं और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो हम कहेंगे हस्ताक्षर। क्या कहेंगे? हस्ताक्षर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, हस्ताक्षर। ठीक है, अगला बात करेंगे तो कहेंगे बाल। क्या कहेंगे? बाल। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग। अगला कहेंगे तो प्राण। क्या कहेंगे? प्राण। ऐसे शब्द हैं जो सदा, जैसे कह दिया जाए होश, होश। ऐसे कुछ शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सी दर्शन, सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखो, टिक करके नहीं निकलना है। मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं फिर इसके बाद आंसर टिक कर दूं और आप पढ़ के निकल जाओ, तब फिर पढ़ने का मज़ा क्या रह जाएगा भाई। तो सारी किताबें सब कुछ किताब में दिया हुआ है। ऐसा पढ़ो कि मतलब ऑप्शन के साथ खेलना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग जुड़ते नहीं हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, आपको आज नहीं एहसास हो रहा ना, यही सारी बातें आप किताब से पढ़ोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऑप्शन के रट्टा मारोगे आप। यहाँ पे मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि चीज़ों को। तो जितने लोग चैनल से जुड़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अपने व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सब पे, इंस्टा पे, सब पे आप स्टेटस लगा लीजिए। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। इतना अगर आपका स्नेह और प्यार मेरे लिए है तो इतना थोड़ा सा और दिखा दीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से किसी और का भला हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? रेखांकित पद में जो बहन को पुस्तक देता रेखांकित किया है ना, कह रहा कौन सा कारक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंबल आया होगा को, क्या आया होगा? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आप यहाँ पे देखेंगे हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? ए को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला है, क्या आप घर भी जाएंगे? रेखांकित वाक्य में पद है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? आप। यहाँ पे देखो ध्यान से, किसको इसने रेखांकित किया हुआ है? इसने आपको रेखांकित किया हुआ है। कह क्या आप घर भी जाएंगे? तो रेखांकित क्या है? संज्ञा तो है नहीं, विशेषण किसी की विशेषता बता नहीं रहा है, सर्वनाम क्रिया तो है नहीं, काम करने काम तो कर नहीं रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अगर सर्वनाम की ही बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो आप है ये आपका कौन सा सर्वनाम है? ये आपका जो सर्वनाम होगा आप, वो आपको बताने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका आप सर्वनाम है ये आपका निजवाचक है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नोट करते रहिएगा इन सारी बातों को। निजवाचक सर्वनाम है। पिछली बार देखो, आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट, सेटेट, एस्टेट, जो भी आपका है, पुलिस, लेखपाल, सब जगह ये काम आएगा आपका वीडियो। मतलब कहीं पे भी आप पढ़ना है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अंत तक जरूर देखिएगा। मैं देखता हूँ बच्चे अंत तक देखते नहीं है, ऊब जाते हैं पढ़ने में। भाई पढ़ाई से क्यों ऊबना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे आंसर क्या होगा? वो सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप सर्वनाम के कितने देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्वनाम आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। संज्ञा के मैंने कितने बताया था? संज्ञा के बताया था मैंने 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया के मूलतः 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? क्रिया के मूलतः 2 भेद होते हैं। बाबू याद कर लो, लिख लो, क्रिया के मूलतः 2 भेद, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, क्रिया के 2 भेद और आपके विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव छांटना है कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तद्भव जो है वो आपका है कपूर। क्या है? कपूर। ऑप्शन नंबर ए को सब लोग टिक करेंगे। तद्भव क्या है? कपूर। तद्भव क्या है? कपूर। अगर इसके तत्सम की बात करेंगे तो आपको पता है कि इसका जो तत्सम है वो होगा आपका कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर तत्सम इसका है। पक्ष आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है, इसका तद्भव जो होता है वो होता है पंख। क्या होता है? पंख। तद्भव पंख है, ठीक है। मयूर, मयूर आपका देखो, मयूर आपका क्या है? तत्सम है। तद्भव इसका जो होता है वो आपका होता है मोर। क्या होता है? मोर। तो बात कर रहे हैं हम लोग तद्भव शब्द छांटना था, तो कपूर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कर्पूर होता है। पक्ष एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंख होता है। और मयूर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव मोर होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ गया? नोट करते रहिएगा। बहुत ही देखो मैंने ऑप्शन के साथ आपको सिखाया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाला, तो बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला होता है। बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला होता है। सर्वज्ञ,
ये सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, ये आपका ऑप्शन भी सही है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला के लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। क्लियर है? अज्ञ मतलब कुछ भी ना जानने वाला क्या होता है? अज्ञ होता है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब कुछ भी ना जानने वाला, कुछ भी ना जानने वाला ये होता है। कुछ भी ना जानने वाला क्या होता है? अज्ञ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सर्वज्ञ। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान शब्द का विलोम जब पूछेगा तो आपको पता है प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया है क्या? पतन, उड़ान, अर्ध, ध्रुव। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्थान शब्द का विलोम जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पतन। क्या होगा? पतन। ठीक है, ये आपका पतन होगा। बात समझ में आ रही है? ऊर्ध्व का विलोम जो होता है, ये देखो ये इसका जो ये आपका जो लिखा हुआ है ऊर्ध्व, अर्ध होना ही ऊर्ध्व होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्रुव का विलोम जो होता है अध्रुव। क्या होता है? अध्रुव, ध्रुव ये होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, तो उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन है सुर, अमर, देव, सुधाकर। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सुर मतलब भी देवता होता है, आपने सुना होगा सुर असुर। ठीक है, अमर देवता अमर ही थे। देव मतलब देवता होता, सुधाकर ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब प्रश्न बनता है कि अगर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है तो है किसका पर्यायवाची? तो हम लोग कहेंगे सुधाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची। ये सुधाकर किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का पर्यायवाची। क्लियर है ना? चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर होता है, रजनीपति होता है, राकेश भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। किसका होता है? राकेश। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? राका धन ईश। क्या होता है? राका धन ईश, राकेश का। अब दो चंद्रमा के और पर्यायवाची आप लोग सुन लीजिए। चंद्र होता है, चाँद होता है, हिमांशु। एक कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, हर चीज़ इस पर लिखना संभव नहीं है। तो देखो चंद्र होता है प्यारे बच्चों, चाँद होता है, हिमांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधांशु होता है, राकेश होता है, शशि होता है, निशाकर होता है, निशापति होता है और रजनीपति होता है, मृगांक भी होता है, कलानिधि भी होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपका, सही अर्थ वाला युग्म शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल मतलब अनल, हवा मतलब आग। अनिल अनल मतलब हवा और आग। अनिल हवा का होता है, अनल आग का होता है। दूसरा देखेंगे हम लोग, अली और अली, मोर और सखी। अली मतलब मोर, अली मतलब सखी। और यहाँ पे आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, जलज कमल, जलद आपका जो है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन शब्द युग्म नहीं है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट ये है प्यारे बच्चों कि अली माने मोर नहीं होता, अली माने भौरा होता। देखो इसका मतलब जो है ये, इस अली का मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है इसका मतलब भौरा होता है। क्या होता है? भौरा, भौरा। तो अली मतलब भौरा और अली माने सखी। तो ये भी ऑप्शन आपका गड़बड़ है। पहली चीज़ तो ऑप्शन बी भी गड़बड़ है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो वो भी गड़बड़ है। जलद मतलब इसका मतलब कमल होता है, लेकिन इसका मतलब जो होता है वो समुद्र नहीं होता है। क्या होता है? जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल होता है। ठीक है, क्या होता है? बादल होता है। तो आपका यहाँ पे जो ऐसा फिलहाल क्वेश्चन बनेगा नहीं पेपर में कि दो दो ऑप्शन गड़बड़ हो, यहाँ पे गलती से उसने गड़बड़ कर दिया टाइप ने। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें दो ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो अली मतलब
भंवरा होता है, अली मतलब सखी, तो ये भी गड़बड़ है। जलद मतलब बादल होता है, यहाँ समुद्र दिया, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है। आगे प्रश्न बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, पत्र मतलब पत्ता होता है, पत्र मतलब पंख भी होता है, पत्र मतलब चिट्ठी भी होता है, लेकिन पत्र शब्द का जो अर्थ है वो लेख नहीं होता है, लेख नहीं होता, ठीक है। लेख मतलब लिखने की बात हो रही है, पत्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। सदियों शब्द में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सदियों शब्द में कौन सी संधि है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी संधि है। तो गुण संधि में ए ओ अर की मात्रा मिलती है, दीर्घ संधि में समान स्वर जुड़ते हैं, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो वृद्धि संधि में आपको अय और अव की मात्रा दिखती है, अयादि संधि में अय आय अव और आव मिलता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सदियों में आपकी वृद्धि संधि है, कौन संधि है? वृद्धि संधि है। संधि विच्छेद की जब बात आएगी तो कहेंगे सदह धन यो, संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि संधि। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों सब लोग बताइएगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा सवाल है, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक शब्द में आपको देखने को मिलेगा प्रा उपसर्ग नहीं है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रति धन एक, क्या मिलेगा? प्रतिधन एक। तो उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग प्रति है। क्या है? उपसर्ग प्रति है। समास पूछेगा तो कहेंगे कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग प्रति है और समास जो आपका है वो आपका अव्ययी भाव समास है। बात समझ में आ रही? जैसे प्रतिदिन में उपसर्ग पूछेगा तो प्रति होगा, ठीक है। प्रतिबल में उपसर्ग पूछेगा तो प्रति होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्द में आपको पता है कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द क्या है? पहले बता दो कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द क्या है। तो हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक शब्द में जो मूल शब्द है वो विज्ञान है। क्या है? मूल शब्द विज्ञान, ये मूल शब्द है। कौन सा शब्द है? ये मूल शब्द है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएं विज्ञान में कि आपका वैज्ञानिक हो जाए? तो आपको पता है कि इसमें इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है बाबू? इक प्रत्यय लगा है और ये क्या हो जाता है? वैज्ञानिक हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैं बात करूं आपसे दैनिक, मैं बात करूं दैनिक, तो दैनिक में दिन आपका मूल शब्द है। दिन क्या है? मूल शब्द है, लेकिन एक प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है बाबू? दैनिक हो जाता है। तो अब मैंने बार बार कहा आपसे कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अच्छे अच्छे सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पे साहित्य के भी सवाल लिए गए हैं। अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो हम लोग बताएंगे बहुत दिनों बाद दिखना शब्द के अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा। यहाँ देखेंगे कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, अब तब होना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए मुहावरा सटीक है, ईद का चाँद होना। क्या मुहावरा सटीक बैठेगा? ईद का चाँद होना। कहते हैं भैया बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, ईद के चाँद हुई हो तुम, ठीक है, क्योंकि ईद का चाँद एक ही बार तो निकलता है ना, जिस दिन ईद होती है। तो वैसे आप बहुत दिन बाद दिखाई देंगे तो लोग कहते हैं ईद का चाँद हुई हो, ठीक है। कोसों दूर होना मतलब बहुत दूर होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब घर में अमूल्य वस्तु का होना या अमूल्य वस्तु या व्यक्ति का होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब घर में अमूल्य वस्तु या व्यक्ति का होना। अब तब होना मतलब मरने वाला होना। कहते नहीं है, इससे गाँव में लोग कहते नहीं है कि अब तब लगा है, मतलब जब मर जाए तब जानो। तो अब तब होना मतलब मरने वाला होना, मरने वाला होना, ठीक है।
ये होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद दिखना मतलब ईद का चाँद होना। बिल्कुल मैं बार बार कर रहा हूँ बाबू मुन्ना, आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठिए, कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन चारों बता रहा हूँ, आप लोग उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति मतलब पहले आप समझो, लोकोक्ति लोक में जो उक्ति मतलब प्रचलित हो, लोक में जो प्रचलित हो, लोक धन उक्ति। संधि विच्छेद करेंगे तो गुण संधि है। देखो मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे देखो, पहले इसकी बात कर लेते हैं, लोकोक्ति की बात कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे लोक धन उक्ति। संधि का नाम क्या होगा बाबू? संधि का नाम होगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। बात समझ में आ रही है। देखो ऐसे चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है, ये रट्टा नहीं मार के पढ़ सकते आप, ठीक है। तो ये आपको पता है कि रट्टा मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा आपको, रट्टा कुछ भी नहीं होना, सब कुछ समझ के पढ़ना है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस शब्द का जो इस वो लोकोक्ति का जो अर्थ होने वाला है, कह रहा है गधा बनना नहीं, हेरा फेरी करना नहीं, घर पर ना होना नहीं, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की जब बात करेंगे तो ये होगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को मन लगा के कर लो, ठीक है, वरना ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। बस जैसे जैसे मैं आप बच्चों को समझाता हूँ क्लासरूम में, और यहाँ वीडियो के माध्यम से भी समझा रहा हूँ कि बाबू मुन्ना, अगर आप लोग को पढ़ाई करनी है तो बहुत मन से पढ़ाई करो, इत्मीनान से पढ़ाई करो, उसमें टाइम पास मत करो। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो बिल्कुल आप धंधा चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस काम में करो पूरे मन से पूरी शिद्दत से करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, वरना यही कहानी है ना कि धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। जैसे आज आप पढ़ रहे हो ना तो आपको खेती करने का मन नहीं करे, लेकिन जब आप पढ़ोगे भी नहीं ढंग से, आज के 4-5 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी आपको, आप सक्सेस नहीं रहोगे, तो क्या आप खेती कर पाओगे? क्या आप दुकान बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जिस काम में मन लगे उस काम को पूरी शिद्दत से करो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। श्री कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं। अगला, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी अनेकों शब्द की बात आएगी वही आपका गड़बड़ है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं तो बिल्कुल गलत है, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद ही एक का बहुवचन होता है, तो अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है। जैसे कहा जाएगा यहाँ पे, तालाब में अनेकों मछलियाँ मर गईं, गलत है। वृक्ष की शाखा पर अनेकों बंदर बैठे हैं, तो भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, सद्भावना शब्द में समास है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। देखो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा संज्ञावाची, ठीक है। जैसे चवन्नी, चार आनों का समाहार। तो यहाँ पे सद्भावना का जो होगा, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सद्भावना, तो हम लोग जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे सत्य है, सत्य है जो भावना, सत्य है जो भावना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, कर्मधारय समास। सत्य है जो भावना कौन है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के बीच की बात हो रही है तो आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में शब्दों के वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। क्या होगी? शब्दों के वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार ही है, माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्या है? माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बात समझ में आ रही बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो प्यारे बच्चों, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति जो होता है वो किसका स्थायी भाव है? पहले चीज़ तो जान लो, रति जो है
श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार की वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, रति श्रृंगार का स्थायी भाव है, ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्रोध, क्रोध आपका देखो स्थायी भाव जो आपका उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है उत्साह, ठीक है, उत्साह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से अगला। यहाँ पे बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्रोध रौद्र का है, किसका है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। ध्यान से देखिएगा, चिन्ह आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह दिखाई देगा और यहाँ चिन्ह दिखाई देगा। तो इस वाक्य में आपको मैंने बताया था कि पूर्ण विराम चिन्ह बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप सबको बताना है कौन सा चिन्ह लगा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, उद्धरण चिन्ह। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, किसी बात को, किसी के कथन को, किसी के अवतरण को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग जो हुआ है पूछा है, तो आप देखेंगे कि वृष्टि शब्द में, किस में हुआ है, वृष्टि शब्द में री की मात्रा आई हुई है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जब वृष्टि शब्द को हम लोग विस्तार से तोड़ेंगे तो आपको जब वा में लगाएंगे हलन तो आपका री बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, री बाहर आएगा। तो बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सा का उच्चारण स्थान है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। तो एदतो कंठ तालु, कंठ तालब में का वर्ग आता है, और आपका इचु ऐसा नाम तालु, छोटी बड़ी चा छा जा आता है, दंत से लिरतुल सा नाम दंता, ऋतु सा नाम मूर्धा। देखो तालु का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इचु यशा नाम तालु, ठीक है। इचु, इचु मतलब चा वर्ग, तो चा छा जा झा ई आ जाएगा, छोटी ई बड़ी ई आ जाएगा, और या और सा, ये देखो यहाँ पे सा आपका आया ना ये, तो ये आपका सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, सा का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों तालु से होगा, कहाँ से होगा, तालु से होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, KTMDO, ठीक है। देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, KTMDO, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। गोदान किसकी रचना है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। देखो बच्चों मैंने कहा था कि लास्ट में आपको मिलेंगे साहित्य के सवाल। तो गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है कि जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है कि नागार्जुन की है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि गोदान जो है किसकी रचना है। तो हम लोग जब बात करेंगे तो गोदान आपका आएगा, देखो गोदान यहाँ से जो आपका आएगा वो मुंशी प्रेमचंद की रचना, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, ठीक है, कर्म, मंगलसूत्र। देखो एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मंगलसूत्र, ध्यान दीजिएगा, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की अपूर्ण रचना है। क्या है, मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। कैसी रचना है, अपूर्ण मतलब अधूरी रचना है इनकी। कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद की रचना जो है मंगलसूत्र, ये अधूरी है। तो इनकी और रचनाएं क्या क्या हैं, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की है ही, गोदान के अलावा निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा सदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको बता दें कि यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए, ठीक है। और किस सन में मिला था महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1982 में। कब मिला था? 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और रचना थी यामा। किसकी थी? यामा। अब महादेवी वर्मा को एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, महादेवी वर्मा को किस नाम से जानते हैं? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। ये नोट कर लिया आपने। देखो, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए 1982 में दिया गया। इतनी बातें आपने नोट कर लिया। अब आगे देखिएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि महादेवी वर्मा को किस उपाधि से नवाजा गया था। महादेवी वर्मा को उपाधि से जो नवाजा गया था वो आपका है, देखो थोड़ा सा नीचे आ गया ये। महादेवी वर्मा को ज्ञान किस उपाधि से नवाजा गया था? वो आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। क्या कहा गया था? आधुनिक युग की मीरा। किसे कहा गया था? महादेवी वर्मा को। किस पुरस्कार से? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1982 में। कब दिया गया था? 1982 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ से। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को इनको जो ज्ञानपीठ दिया गया था प्यारे बच्चों, वो दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। और इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आंगन के पार द्वार, किसके लिए दिया गया था? आंगन के पार द्वार, इसके लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था अज्ञेय जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से अगला। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो लोग यहाँ पे देखेंगे जो उर्वशी के रचनाकार हैं वो आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो उर्वशी के रचनाकार आप सभी को क्लियर हो गया बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्बल और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य दस्तावेज है। तो कोई ये हिंदी का सवाल नहीं है, बहुत ही लेकिन बहुत ही शानदार सवाल है। ये जीएस के सेक्शन में बहुत ही शानदार सवाल है कि कौन सा डाटा बुक है जो लुप्तप्राय जानवर हैं अथवा जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, संकट मंडरा रहा है, उसको किस सूची में रखते हैं हम लोग? तुम लोग कहेंगे कि रेड डाटा सूची, रेड डाटा सूची, रेड डाटा बुक। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, तो अब तक आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो अब एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, ठीक है। और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में आप लोग लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे नजरुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगिणी, मधुशाला। तो बिल्कुल इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, मधुशाला। जैसे आजकल देखते हो ना हाईवे पे बोर्ड लगा होता है, रेडियम का बोर्ड लगा होता है कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला हाईवे से 500 मीटर इधर है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन को बहुत ही फेमस कर दी थी। मधुशाला एक ऐसी कृति थी जिसमें हरिवंश राय बच्चन को एक अलग पहचान मिली थी। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन मधुशाला से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना सीखेंगे, अगली क्लास में इसी तरह के शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को इतना प्यार स्नेह दीजिए, इतने लोगों तक पहुँचाइए कि बिल्कुल किसी को कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।